मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे जी, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आज की क्लास में मेरे सुकून मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला है। मेरे सुकून आपका सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना आपका इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है मेरे सुकून, उतना मैं आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कराकर मैं क्या कर दूंगा मेरे सुकून, आपको कंप्लीट कर दूंगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है, आज के क्लास में आपका फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा मेरे सुनो, आपका समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, फिर आपका 2 क्लास लगेगा मेरे सुनो आपको सूत्र को सिद्ध करने के लिए जी। ठीक है, आपका F बराबर R/2 और एक आपका दर्पण सूत्र को सिद्ध करने में जी। ठीक है, मतलब 2 क्लास में आपका क्या होगा मेरे सुनो, पूरी तरह से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा मेरे सुकूनों। और आपको ऑब्जेक्टिव का 1 क्लास दूंगा मेरे सुकूनों, वो आपको दूंगा कब जी, आपको एग्जाम के टाइम में दूंगा जी। ठीक है, समझ रहे मेरे सुकून। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें बनाने में टाइम लगेगा मेरे सुकून। ठीक है, एग्जाम का आपका 1 या 2 महीना रहेगा मेरे सुकूनों। अगर उस टाइम आपको 100% दूंगा, लेकिन अगर पहले आपका तैयार हो जाता है मेरे सुकून तो आपको पहले भी मैं आपको दे दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे सुकून। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपका चैप्टर समाप्त हुआ है उसी समय आपको क्या करें मेरे सुकून, 5 या 10 दिन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दें जी। ठीक है, आपको दे दें मेरे सुकून। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नहीं भी देंगे मेरे सुकून तो आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवीजन कीजिएगा। आपके पास इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मेरे सुकून तो आप 100% जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, आपको सिर्फ क्या करना मेरे सुकून, रिवीजन करना है। ठीक है, पढ़कर आपको छोड़ना नहीं है, पढ़कर आप छोड़ दिए तो आपका कोई भी आपको फायदा होने वाला नहीं है मेरे सुकून। ठीक है मेरे सुकून, ये जो आप क्लास देख रहे हैं किस बैच के अंदर देख रहे हैं जी, तो आप ये क्लास को देख रहे हैं बादा बैच के अंदर जी। ठीक है मेरे सुकून, तो मेरे सुकून आप आज से वादा कीजिए मेरे सुकून कि हमें साइंस में मेरे सुकून साइंस में हमें 100/100 लाना है। साइंस में हमें 100/100 लाना है मेरे सुकून, ये आपको वादा करना है मेरे सुकून खुद से। ठीक है, खुद से आपको वादा करना है मेरे सुकून। ठीक है, ये अपना वादा को कभी भूलना नहीं आपको मेरे सुकून, साइंस में 100/100 लाना है। ठीक है मेरे सुकून, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे जी मेरे सुकून। मैं आपको कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम के टाइम में से पहले आपको दूंगा मेरे सुकून, आपको एग्जाम से 2 या 3 महीना पहले, तो आप बिल्कुल 100% देकर फोकस देकर पढ़ेगा स्टूडेंट जो अभी नहीं पढ़ रहा है मेरे सुकून। लेकिन मैं आपको 5 या 10 दिन टाइम लेकर मैं आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा मेरे सुकून, तो उस स्टूडेंट पढ़ेगा जो स्टूडेंट टॉपर बनना चाहते हैं, मतलब बेहतर से बेहतर अंक लाना चाहता है मेरे स्कूल। ठीक है, तो मुझसे जितना जल्द हो सकता है मेरे स्कूल आप इस हम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको दूंगा मेरे स्कूल, आपको PDF में जी। ठीक है, अगर बोर्ड पर लिख कर पढ़ाऊँगा मेरे स्कूल तो आपका टाइम क्या लगेगा मेरे स्कूल, ज़्यादा लगेगा जी। ठीक है, मैं आपको पहले क्या करता हूँ, मैं आपको पहले PDF में दे देता हूँ जी। ठीक है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, फिर आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर समय बचेगा तो आपको मैं बोर्ड पर भी लिखकर ऑब्जेक्टिव करा दूंगा जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। ठीक है, समझे मेरे स्कूल, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी मेरे स्कूल। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे आपको समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग जी, पढ़ाए थे मेरे स्कूल, तो कहेगा बिल्कुल पढ़ाए थे। तो आपका मेरे स्कूल समतल आपका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। ठीक है, आपको समतल दर्पण का उपयोग पढ़ाए थे मेरे स्कूल और आपका उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ाए थे मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपका एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है जी कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। ठीक है मेरे स्कूल, क्या आप लिख पाइएगा, तो कहेगा मैं 100% लिख दूंगा। ठीक है जी, आपको मात्र 3 से 5 अंतर लिखना है जी। ठीक है, आपको 3 से 5 को लिखना अवतल में और 3 से 5 को आपको लिखना उत्तल में मेरे स्कूल। समझे मेरी बात को जी, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। ठीक है, क्या लिखना है जी, तो अवतल दर्पण आपको एक साइड लिखना है, एक साइड आपको उत्तल दर्पण जी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में पहला आपको अंतर लिखना है मेरे सुन, यह गोलीय दर्पण धंसा हुआ है। यह गोलीय दर्पण कैसा मेरे सुन, तो एक धंसा हुआ है। ठीक है, आपका यह गोलीय दर्पण उभरा हुआ है। यह गोलीय दर्पण क्या मेरे सुन, उभरा हुआ है। समझ रहे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट लिखना है मेरे सुन, यह किरणों को
अभिसारित करता है। ठीक है मेरे सुनो, आपका अवतल दर्पण किरणों क्या करता है जी, तो कहेगा अभिसारित करता है। और आपका उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है मेरे सुनो, तो कहेगा ये किरणों को अपसारित करता है। ठीक है, तो यह किरणों को अपसारित करता है। ठीक है मैंने सुनो, आपका अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है जी, तो कहेगा फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, तो लिखना आपको तीसरा अंतर में क्या मेरे आपको इसका फोकस वास्तविक होता है। ठीक है मेरे सुनो, फिर आपको उत्तल दर्पण में लिखना है इसका फोकस काल्पनिक होता है। ठीक है मेरे सुनो, ये मैं आपको सिर्फ बता यहाँ पर रहा हूँ जी, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ पहले जी। ठीक है, कि आपका अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक कैसे होता है और आपका उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक कैसे होता है जी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे सुनो कि अवतल दर्पण आपका मेरे सुनो आप लिख सकते हैं मेरे सुनो कि यह वस्तु का वास्तविक ठीक है मेरे सुनो, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है जी, ये आप लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं मेरे सुनो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है जी। ठीक है, आपको 3 से 5 ठो लिखना है जी मेरे सुनो। ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं इसमें जी, आपका कम से कम आपको 3 से 5 ठो लिखना है जी। ठीक है, 3 ठो भी लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, मैं आपको बताया था मेरे सुनो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, तो कहेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है मेरे सुनो, तो कहेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका क्या होता है मेरे सुनो, तो कहेगा ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक होता है मेरे सुनो, मतलब आपका निगेटिव होता है। ठीक है मेरे सुनो, आपका अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है जी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है मेरे सुनो, तो कहेगा धनात्मक होता है। क्या होता है जी, तो धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे सुनो, उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे सुनो कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है, कितना मेरे सुनो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना मेरे सुनो, तो यह 20 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे सुनो, तो बताइए मेरे सुनो एफ बराबर हम जो 20 लिखेंगे मेरे सुनो, ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे या निगेटिव में लिखेंगे। हम एफ बराबर लिखेंगे 20 सेंटीमीटर मेरे सुनो, ये हम पॉजिटिव में लिखेंगे या निगेटिव में। तो कहिएगा मेरे सुनो कि यहाँ क्या किस दर्पण का बात किया गया है, तो कहेगा अवतल दर्पण का। तो आपको बताया मेरे सुनो कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है मेरे सुनो, ऋणात्मक होता है, मतलब निगेटिव होता है। तो हमारा जो एफ बराबर हम 20 सेंटीमीटर लिखे मेरे सुनो, हम प्लस में लिखेंगे या माइनस में, तो कहेगा माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समझे मेरे सुनो मेरी बात को। ठीक है, एफ बराबर सिर्फ आप 20 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते मेरे सुनो, एफ बराबर आप -20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब से पूछे मेरे सुनो कि माइनस कहाँ से आया, माइनस यहाँ पर हम क्यों लिखे मेरे सुनो, तो कहिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है मेरे सुनो, ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्या होता है मेरे सुनो, ऋणात्मक होती है। ठीक है मेरे सुनो, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है, इसका रीजन भी मैं आपको समझा दिया है मेरे सुनो। ठीक है, तो आपको एफ बराबर, जब भी अवतल दर्पण का बात करें मेरे सुनो, तो एफ बराबर हमेशा आपको जितना फोकस दूरी दिया रहेगा उसको निगेटिव में लिखना है जी। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे सुनो कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे सुनो, तो बताइए हम एफ बराबर जो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे या माइनस में जी, तो कहेगा प्लस में लिखेंगे। क्यों प्लस में लिखेंगे मेरे सुनो, क्योंकि जो आपका उत्तल दर्पण है उसका फोकस दूरी क्या आपका क्या होता है मेरे सुनो, तो फोकस दूरी धनात्मक होता है, मतलब प्लस में होता है। ठीक है जी, तो जब भी हमारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया रहेगा मेरे सुनो, तो हम एफ बराबर प्लस में लिखेंगे जी। ठीक है, जितना भी हमें फोकस दूरी का मान दिया रहेगा, ठीक है, उस मान को हम क्या में लिखेंगे जी, तो हम प्लस में लिखेंगे मेरे सुनो। ठीक है,
मेरे सुकून मेरे बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी। ठीक है, आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको जितना दिया रहा है 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे सुनो, कुछ भी दिया रहे हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है मेरे सुनो, और आपका अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी आपका फोकस दूरी दिया रहेगा मेरे सुनो, तो हमेशा हम उसको क्या में लिखेंगे जी, कहेगा निगेटिव में लिखेंगे जी। क्या में लिखेंगे जी, निगेटिव में लिखेंगे मेरे सुनो। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। जहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है तो एफ बराबर हम निगेटिव में लिखेंगे मेरे सुनो, जितना फोकस दूरी दिया रहेगा उतना जी। ठीक है, जितना आपको फोकस दूरी का मान दिया रहेगा मेरे सुनो, उस मान को हम क्या में लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे जी। ठीक है, और अगर आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका फोकस दूरी दिया है मेरे सुनो, ठीक है, फोकस दूरी दिया मेरे स्कूल में, जितना आपको दूरी दिया गया मेरे स्कूल में, एक बराबर हमेशा क्या में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे। ये बात समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए मेरे स्कूल। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया रहेगा, ठीक है, फोकस दूरी आपको दिया रहेगा मेरे स्कूल, ठीक है, उसको क्या में लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया रहेगा, उसको हम क्या लिखेंगे, क्या में लिखेंगे मेरे स्कूल, तो पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, एक बराबर हमेशा उत्तल दर्पण की बात होगा तो हम प्लस में लिखेंगे, और जब आपका उत्तल दर्पण सही मेरे स्कूल, जब भी अवतल दर्पण का बात होगा मेरे स्कूल, तो एक बराबर हम जितना हमारा फोकस दूर दिया रहेगा उसको हम निगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, बिल्कुल समझ गए होंगे जी मेरे स्कूल। आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है जी, तो भैया अनंत होती है। क्या होती है जी, अनंत होती है। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल आज मैं आपको मेरे स्कूल लिख कर लेकर आऊँगा और आपको पढ़ाऊँगा जी। ठीक है, पिछले क्लास में आपको खुद से मैं लिख कर पढ़ाया था। ठीक है, क्यों आज हम लिख कर लाकर आपको पढ़ा रहा है मेरे सुनो, आपको मेरा यह रीज़न है मेरे सुनो कि मैं लिख कर मैं पढ़ा रहा हूँ कि आज आपको न्यूमेरिकल भी कराना है मेरे सुनो। ठीक है, और आपका मतलब आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरे सुनो अगर मैं लिख कर पढ़ाऊँ तब जी। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्लास लंबा हम नहीं करना चाहता मेरे सुनो, इसलिए मैं लिख कर लाऊंगा और आपको पढ़ाऊँगा जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आप अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर आप लिख सकते हैं 100% जी। ठीक है, और मेरे सुनो, और आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया रहेगा। ठीक है मेरे सुनो, जितना आपको फोकस दूरी दिया रहेगा, ठीक है, तो हम एफ बराबर क्या में लिखेंगे जी, तो कहेगा एफ बराबर जितना फोकस दूरी दिया रहेगा उसको हम माइनस में लिखेंगे, निगेटिव में लिखेंगे। और उत्तल दर्पण की जितना भी फोकस दूरी दिया रहेगा हम एफ बराबर क्या में लिखेंगे जी, तो एफ बराबर पॉजिटिव में लिखेंगे मेरे सुनो। ठीक है, समझ गए होंगे जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बोर्ड पर लेकर आते हैं मेरे स्कूल, आपको 100% में समझाने का कोशिश करूंगा, आपको 100% समझ में आएगा जी मेरे स्कूल। अब जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं मेरे स्कूल, आपको बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से टॉपिक को समझना है जी। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि 100% मैं आपको समझा पाऊंगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूल। उससे अगर टॉपिक को समझ जाते हैं मेरे स्कूल, जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ मेरे स्कूल, तो उस टॉपिक से आपका एक फार्मूला बनेगा मेरे स्कूल, आपका एक सूत्र बनेगा मेरे स्कूल। उस सूत्र का आप यूज कर सकते हैं मेरे स्कूल, कहाँ जी, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने में जी। ठीक है, सूत्र को यूज करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकूनों। मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये कौन सा दर्पण है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे सुकूनों कि बताओ ये कौन सा दर्पण है, तो आप कहिएगा मेरे सुकूनों ये हमारा अवतल दर्पण है। कैसे पहचानिए कि अवतल दर्पण है जी, तो कहिएगा मेरे सुकूनों कि इसका जो परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है जी। ठीक है, क्या जी, परावर्तक सतह क्या मेरे सुकूनों धंसा हुआ है जी, ये आपका प्रधान अक्ष है मेरे सुकून, या इसी को क्या कहते हैं जी, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुन, ये आपका हो गया एफ मतलब फोकस दूरी, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र जी। ठीक है, सॉरी मेरे सुन, ये आपका हो गया मुख्य फोकस जी। ठीक है, मुख्य फोकस, ये आपका हो गया वक्रता केंद्र जी। फिर सी के अगर हम लेफ्ट साइड चलें तो ये आपका हो गया अनंत जी। ठीक है जी, समझ गए, क्या आप समझ गए, तो बिल्कुल समझ गए जी। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, ये आपका पी है मेरे सुनो। ठीक है, मतलब ध्रुव, ये आपका हो गया मुख्य फोकस मेरे सुनो, और ये आपका हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे दर्शाते हैं, सी से। ठीक है, सी के अगर आप मेरे सुनो लेफ्ट साइड चले तो आपका अनंत होता है जी।
ये आपका मेरे सुनो, इसको हम मान लेते हैं एम और इसको एम डैश, ठीक है। एम डैश और एम क्यों माने मेरे सुनो, तो कहिएगा आप कि दर्पण को हम कहते हैं अंग्रेजी में मिरर, ठीक है, इसीलिए इसको एम और एम डैश मान लीजिए, ठीक है। क्या इतना आप समझ गए जी? बिल्कुल आप समझ गए होंगे, इतना तो आप 100% पहले से ही आप समझे हुए हैं जी, ठीक है। मेरे स्कूल में वस्तु को रखता हूँ सी और अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं जी? यहाँ पर तीर हो जाता है मेरे स्कूल में। वस्तु को रखे कहाँ पर जी? तो सी और अनंत के बीच, ठीक है मेरे सुनो। तो आप जानते भली भांति मेरे सुनो कि एक वस्तु से कितने किरणें निकलती है, तो कहेगा अनंत किरणें निकलती है। लेकिन हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए मेरे सुनो दो ही किरण हमको क्या करना है, हमें यूज करना है जी, ठीक है। दो ही हमको किरणें क्या करना मेरे सुनो, किरणों का यूज करना है जी। तो पहला किरण लेंगे मेरे सुनो मुख्य अक्ष के समांतर जी। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण, हम मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण लेते हैं मेरे सुनो, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है जी। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद मेरे सुनो एफ की दिशा में आपका, मेरे सुनो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका एफ की दिशा में क्या होता है मेरे सुनो, आपका परावर्तित होती है, ठीक है जी। एफ की दिशा में परावर्तित होती है। या कह सकते हैं मेरे सुनो कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है जी, मेरे सुनो मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका एफ से होकर गुजरती है, ठीक है जी, एफ से होकर गुजरती है। फिर दूसरा किरण लेंगे मेरे सुनो हम सी की दिशा में जी, ठीक है। पहला किरण लिया मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा किरण लेंगे सी की दिशा में जी, ठीक है। तो अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है, अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है मेरे सुनो, अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद उस सी की दिशा में क्या होगा मेरे सुनो, आपका परिवर्तित होती है, ठीक है मेरे सुनो। मतलब जिस दिशा से मेरे सुनो, आप तो ये हम नियम को आपको तो समझाए थे मेरे सुनो, ठीक है। किरण आरेख के 4 नियम, 4 रूल आपको सिखाए थे दर्पण, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में जी, ठीक है। अगर कोई किरण सी की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद सी की ही दिशा में क्या होगा मेरे सुनो, या कह सकते हैं उसी की दिशा में परिवर्तित होती है, ठीक है जी, परिवर्तित होती है। तो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर आपका देखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब बना है जी, बना है ना मेरे सुनो, तो बिल्कुल बना है। तो इसको ए और इसको बी मान लेते हैं जी, और प्रतिबिंब बना जिसको मान लेते हैं ए डैश और इसको बी डैश, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया जी? बिल्कुल मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ जी, ठीक है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल मेरे सुनो आप सिंपल समझे मेरे सुनो कि आपको सी और अनंत के बीच वस्तु को रखना, आपको एक प्रतिबिंब, आपको क्या करना मेरे सुनो, प्रतिबिंब बनाना है जी। सिंपल बना दीजिएगा, बिल्कुल आप बना दीजिएगा जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, यहाँ पर आपको 2 ठो ऊंचाई आपको दिखाई दे रहा होगा जी। कितना ठो जी? तो कहिएगा हमें 2 ठो ऊंचाई दिखाई दे रहा है, ठीक है जी मेरे सुनो। यहाँ पर जो आपको ऊंचाई दिखाई दे रहा है मेरे सुनो, ये आपको एक ठो यहाँ पर ऊंचाई दिखाई दे रहा है मेरे सुनो, एक ठो आपको यहाँ पर ऊंचाई दिखाई दे रहा है जी, ठीक है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो जो ये आपका ऊंचाई है मेरे सुनो, ये आपका वस्तु की ऊंचाई है, ये आपका वस्तु की आपका वस्तु की ऊंचाई है जी, वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है मेरे सुनो। वस्तु की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। वस्तु को बीम भी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर कह सकते हैं बीम की ऊंचाई, ठीक है जी, बीम की ऊंचाई भी हम कह सकते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। ये आपका 2 ठो यहाँ पर ऊंचाई आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सुनो, ठीक है जी। तो जो यहाँ पर आपका ऊंचाई दिखाई दे रहा है मेरे सुनो ए बी, ये आपका क्या है जी, वस्तु की ऊंचाई है जी, ठीक है, जिसको हम h मान लें जी। हम यहाँ पर वस्तु को ए भी मान लिया मेरे सुनो, ठीक है जी, वस्तु को ए भी मान लिया, इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश, ठीक है मेरे सुनो। तो जो ये आपका ऊंचाई है मेरे सुनो, आपका वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई को h मान ली।
ये वस्तु का क्या बना मेरे स्कूल, तो ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बना है जी, ठीक है, बनाया जी, बिल्कुल मेरे स्कूल। तो ये जो ऊंचाई है मेरे स्कूल, इसको कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है जी। इसको क्या कहेंगे जी, इसको कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है मेरे स्कूल। तो इसको मान लेते हैं एच डैश, क्या मान लेते हैं जी, एच डैश। समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ गए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। क्या समझे मेरे स्कूल, मैं अगर फिर से मैं आपको रिवीजन करना चाहूँ शॉर्ट में जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको वस्तु को कहाँ रखना है जी, आपको सी और अनंत के बीच आपको वस्तु को रखना है, ठीक है। आपको एक प्रतिबिंब बना लेना है जी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा दो ठो आपको ऊंचाई दिखाई देगा जी, ठीक है जी। तो ये जो आपका ऊंचाई है मेरे स्कूल, ये आपका वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वस्तु रखे मेरे सुनो, ये आपका वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, और जो वस्तु का प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई को आप एच मान लीजिएगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश मान लीजिएगा। अब वस्तु को बिंब भी कहते हैं मेरे सुनो, तो वस्तु के यहाँ पर हम बिंब की ऊंचाई भी कह सकते, ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। अब समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, ठीक है। मेरे सुनो, वस्तु का जो प्रतिबिंब, जो वस्तु आपका मेरे सुनो, वस्तु का जो आपका प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, वो वस्तु के अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा बना है मेरे सुनो। इसको कौन बताता है, इसको कौन दर्शाता है मेरे सुनो, तो कहेगा उसको बताने वाला, उसको दर्शाने वाला हमारे पास आवर्धन है, ठीक है। आवर्धन ही बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है मेरे सुनो, वो वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा बना है, ठीक है जी। ये कौन बताता है जी, तो कहेगा आवर्धन बताता है, मैग्नीफिकेशन बताता है मेरे सुनो, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है। तो आवर्धन, आवर्धन आपका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीफिकेशन मेरे सुनो, ठीक है। तो आवर्धन ही है मेरे सुनो जो बताता है कि प्रतिबिंब जो बना मेरे सुनो, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आपका छोटा या बड़ा बना है जी, ठीक है। ये कौन बताता है मेरे सुनो, तो ये बताता है आपका आवर्धन, ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो, ठीक है। तो मेरे सुनो, बिल्कुल आप ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर कह रहा है किसके अपेक्षा जी, तो कहेगा मेरे सुनो, यहाँ पर कह रहा है वस्तु की अपेक्षा जी, ठीक है। जो प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, वो वस्तु के अपेक्षा, प्रतिबिंब बना है वस्तु की अपेक्षा, जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, वो वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा बना है जी। तो अपेक्षा यहाँ पर किसको कहा जा रहा है मेरे सुनो, तो यहाँ पर आप मेरे सुनो कह रहे हैं प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बना है, जो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वह वस्तु की अपेक्षा, ठीक है जी। तो वस्तु को अपेक्षा, यहाँ पर अपेक्षा किसको कह रहे हैं, अपेक्षा किसके साथ है यहाँ पर आपका लग रहा है मेरे सुनो, तो कहेगा वस्तु के साथ लग रहा है, ठीक है, वस्तु का अपेक्षा, ठीक है मेरे सुनिए। आप इस तरह समझिए किसको हम अपेक्षा कर रहे हैं, प्रतिबिंब की अपेक्षा, ये वस्तु की अपेक्षा, तो कहेगा वस्तु की अपेक्षा। तो वस्तु का अपेक्षा कर रहे हैं मेरे सुनो, तो इसलिए वस्तु की ऊंचाई को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। वो वस्तु की ऊंचाई को हम बटा में लिखेंगे, ठीक है जी, वस्तु की ऊंचाई को हम बटा में लिखेंगे। समझ रहे मेरे बात को मेरे सुनो, समझ रहे हैं, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी, ठीक है। मेरे सुनो, यहाँ पर कहा जा रहा है हम नीचे बटा में, मेरे सुनो नीचे मतलब बटा में, या कह सकते हैं हर के रूप में वस्तु की ऊंचाई को हम क्यों लिखे जी, तो कहेगा इसीलिए लिखे, यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ठीक है जी, ये वस्तु की अपेक्षा, ठीक है, आपका किसके, आपका मेरे सुनो वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा बना है, इसको बताता है आवर्धन, ठीक है मेरे सुनो। इसको कौन बताता है मेरे सुनो, आवर्धन। तो यहाँ पर किसकी अपेक्षा कर रहा है मेरे सुनो, तो कहेगा वस्तु की अपेक्षा, ठीक है। जो प्रतिबिंब बना है किसकी अपेक्षा जी, तो कहेगा वस्तु की अपेक्षा। तो अपेक्षा यहाँ पर किसको कहा गया है, यहाँ पर किसको अपेक्षा कहा जा रहा है मेरे सुनो, तो कहेगा यहाँ पर वस्तु का जो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, ये आपका वस्तु की अपेक्षा, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा, जिसमें आपका अपेक्षा लगा हुआ है मेरे सुनो, उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई को हम नीचे रखेंगे, ठीक है, मतलब बटा में रखेंगे। अब मेरे सुनो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम ऊपर लिखेंगे मेरे सुनो, मतलब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब हम मेरे सुनो कह सकते हैं अंश के रूप में लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माने मेरे सुन के, एच डैश, ठीक है मेरे सुन। क्या आपको इतना तक समझ में मेरी बात आ गया,
आ चुका होगा मेरे सुकून, ठीक है, आ चुका होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। हम वस्तु की ऊंचाई को नीचे लिखे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर लिखे मेरे सुकून, ठीक है। और वस्तु की ऊंचाई को h माने थे, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश माने थे, वो भी लिख दिए, ठीक है जी। हम वस्तु की ऊंचाई नीचे क्यों लिखे मेरे सुनो, इसलिए लिखें कि यहाँ पर कह रहा है किसकी अपेक्षा जी, तो यहाँ पर अपेक्षा किसकी अपेक्षा, तो वस्तु की अपेक्षा, ठीक है। जिसकी अपेक्षा कहा जाएगा मेरे सुनो उसको हमें नीचे लिखना, मतलब हर के रूप में लिखना है, ठीक है। अब मेरे सुनो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, जो यहाँ पर जो आपका मेरे सुनो जो वस्तु की ऊंचाई है मेरे सुनो, ठीक है, जो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ये वस्तु आपका पी के ऊपर है या पी से नीचे है जी। जो यहाँ पर जो वस्तु है मेरे सुकून, ये जो वस्तु है ये भी, ये पी के नीचे है या पी के ऊपर है, तो कहेगा पी के ऊपर है जी, पी के ऊपर हमारा है वस्तु जी। वस्तु हमेशा आपका पी के ऊपर ही होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सुकून आपका एच क्या चीज में होगा जी, तो कहेगा एच हमारा प्लस में होगा, क्या चीज में जी, प्लस में, ठीक है। क्यों होगा प्लस में मेरे सुकून, क्योंकि पी के जो ऊपर को, पी से जो ऊपर की दूरी होता है मेरे सुनो आपका पॉजिटिव होता है मेरे सुनो, हम पॉजिटिव में पी के ऊपर की दूरी को लेते हैं जी, समझते हैं ना, बिल्कुल जी, ठीक है जी। यहाँ पर वस्तु है पी से क्या मेरे सुनो आपका पी आपका मेरे सुनो पी के ऊपर है मेरे सुनो, ठीक है। वस्तु यहाँ पर जो मेरे सुनो पी के ऊपर है, तो पी के ऊपर की दूरी कम कैसे में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है मेरे सुनो। अब समझिएगा प्रतिबिंब मेरे सुनो जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो पी के नीचे बना है, पी के ऊपर बना है, तो क्या जो वस्तु का यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है मेरे सुनो, जो यहाँ पर मुझे वस्तु का प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, ठीक है जी। जो आपका मेरे सुनो जो प्रतिबिंब है जो आपका पी के नीचे है जी, जो आपका ये प्रतिबिंब है मेरे सुनो, ये आपका पी के नीचे है कि नहीं जी, तो कहेगा बिल्कुल नीचे है जी, ठीक है। तो मेरे सुनो पी के जो नीचे की दूरी होता है मेरे सुनो आपका निगेटिव में होता है, पी के नीचे की दूरी को हम निगेटिव में लेते हैं जी, ठीक है। तो एच यहाँ पर एच डैश क्या चीज हो जाएगा मेरे सुनो, कहेगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस में हो जाएगा जी, एच डैश का आगे लग जाएगा माइनस जी। क्यों माइनस लगा मेरे सुनो, इसलिए माइनस लगा कि आपका जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो आपका पी के नीचे बना है, ठीक है जी, पी के नीचे यहाँ पर बना है प्रतिबिंब मेरे सुनो, तो पी के जो नीचे की दूरी होता है वो आपका निगेटिव होता है, तो एच डैश आपका निगेटिव होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। जो आपका वस्तु है, वस्तु आपका पी के ऊपर है जी, वस्तु को हमेशा पी के ऊपर होगा जी, ठीक है। तो पी के ऊपर की दूरी हम पॉजिटिव में लेते हैं मेरे सुनो, इसलिए यहाँ पर जो वस्तु की ऊंचाई को हम एच मानते थे मेरे सुनो वो आपका क्या में होगा मेरे सुनो, पॉजिटिव में, ठीक है। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई माने थे मेरे सुनो तो आपका क्या होगा, एच डैश आपका निगेटिव में होगा मेरे सुनो। निगेटिव में क्या होगा जी, आपका प्रतिबिंब पी के नीचे बना है, ठीक है। आगे समझिएगा जी, आगे समझिएगा मेरे सुकूनों जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मैं आपसे पूछता हूँ जी कि मेरे सुकून पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं, पी से एफ की दूरी को क्या कहते हैं जी, तो पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। मैं आपको यहाँ पर कह दिया था इसको फोकस दूरी, ये फोकस दूरी नहीं होता आपका, ये आपका मुख्य फोकस होता है, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो पी से जो एफ की दूरी होता है, इस जो पी से एफ की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं मेरे सुनो। उसी तरह से आपको पी से जो बी की दूरी है, पी से जो बी की दूरी है मेरे सुनो उसको क्या कहते हैं, तो पी से बी की दूरी को हम क्या कहते हैं मेरे सुनो, बताइए। तो यहाँ पर पी से जो बी की दूरी को हम क्या कहते हैं जी, तो वस्तु की दूरी कहते हैं। और वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं मेरे सुकून, तो कहेगा यू से दर्शाते हैं। तो मेरे सुकून आप समझ गए ना, बिल्कुल जी। जो आपका पी से जो बी है मेरे, पी से जो बी की दूरी को हम क्या कहेंगे मेरे सुकून, वस्तु की दूरी कहेंगे, ठीक है। पी से आपका पी से जो बी की दूरी है मेरे सुकून उसको किस आपका पी से जो बी की दूरी है मेरे सुकून उसको कहेंगे वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं मेरे सुकून। तो आपका कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो मेरे सुकून, हमेशा यू निगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो कहेगा निगेटिव होता है, ठीक है मेरे सुकून। यू क्या चीज होता है, निगेटिव होता है। अब समझिएगा मेरे सुकून, पी से बी डैश की दूरी को क्या कहते हैं, पी से बी डैश की दूरी को कहते हैं, तो कहेगा प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं मेरे सुकून, किससे जी, भी से दर्शाते हैं। तो मेरे सुकून आपका बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुकून। अब बताइए यहाँ पर जो भी आपका पॉजिटिव होगा या निगेटिव जी, ठीक है मेरे सुकून। हम यहाँ आपका पी से आपका बी डैश आपका जो दूरी है मेरे सुकून, आपका किसका दूरी है जी, पी से आपका बी डैश की दूरी किसका दूरी है, जिसका प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है जी। प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से दर्शाते हैं मेरे सुकून, ठीक है। तो मेरे सुकून बताइए यहाँ पर पी आपका पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो आप कहिएगा मेरे सुकून। यहाँ पर आपका यहाँ पर भी क्या चीज होगा, निगेटिव होगा जी, ठीक है। भी क्या चीज होगा, निगेटिव में होगा। क्यों होगा जी, समझिए मेरे सुकून। मैं आपको समझाया था मेरे सुकून
कि आपका भी उत्तल दर्पण में पॉजिटिव में होता है जी। क्यों काहे पॉजिटिव में होता है मेरे सुनो, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण में आपका भी पॉजिटिव में होता है मेरे सुनो, क्योंकि उत्तल दर्पण आपका कहीं भी वस्तु को रखिए काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जी। ठीक है, ठीक है, इसलिए आपका भी पॉजिटिव में होता है उत्तल दर्पण में मेरे सुन। लेकिन आपका अवतल दर्पण यहाँ पर मेरे सुन, ठीक है, तो अवतल दर्पण में आपका भी पॉजिटिव होता है, भी आपका निगेटिव में होता है मेरे सुन। आपको हम समझाए थे भी आपको पॉजिटिव में कब होगा और भी आपका निगेटिव में कब होगा जी, समझाए थे ना जी, बिल्कुल समझाए थे। अगर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो भी हमारा निगेटिव में होगा, अगर अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा भी पॉजिटिव होगा जी। ठीक है मेरे सुन, तो बताइए मेरे सुनो, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो आपका अवतल दर्पण में, वो पी के लेफ्ट साइड बनेगा। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण बनता है वो पी के राइट साइड बनता है जी, जानते हैं ना, बिल्कुल जी। तो आपका पी के लेफ्ट साइड आपका प्रतिबिंब बना है जी। तो लेफ्ट अगर पी के आपका अवतल दर्पण अगर पी के लेफ्ट साइड जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, क्या बनेगा मेरे सुन, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, यहाँ पर क्या बना मेरे सुन, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। और पी के जो लेफ्ट साइड की जो दूरी हम लेते हैं मेरे सुन, निगेटिव में लेते हैं जी, लेते कि नहीं, बिल्कुल लेते हैं जी। ठीक है मेरे सुन, तो अगर यहाँ पर क्या कौन सा प्रतिबिंब बना है मेरे सुन, क्या वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब पी के आपका किस साइड बनता है जी, लेफ्ट साइड में जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पर भी का मान क्या होगा मेरे सुन, निगेटिव में होगा जी। ठीक है, भी आपका क्या होगा मेरे सुन, निगेटिव में होगा जी। ठीक है, और आपका ये पहले से आपका एक निगेटिव था जी। ठीक है, पहले से आपका माइनस था कि मेरे सुन कि नहीं, बिल्कुल था जी, क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब बना था, आपका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई था मेरे सुन, ये आपका पी के नीचे था जी। तो वहाँ पर एच डैश के पास पहले से एक माइनस का चिन्ह था जी। ठीक है, तो मेरे सुन यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और माइनस में आपका यू जी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर में प्लस में भी और बटा में आपका माइनस में यू जी। लेकिन आपका ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे सुन, तो हम लिख देते हैं भी बटा माइनस भी बटा यू जी। ठीक है मेरे सुन, तो ये आपका एक सूत्र बन, आपका यहाँ पर एक फार्मूला बना मेरे सुन, आपका एक सूत्र बना जी। ठीक है, आवर्धन बराबर मेरे सुन आपका यहाँ पर एक फार्मूला हो गया जी, माइनस भी बटा यू जी, माइनस भी बटा यू जी। ठीक है, ये आपको फार्मूला का यूज कहाँ करना है जी, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको हल करने में जी। ठीक है, तो मेरे सुन अब आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पर जान गए ना मेरे सुन, यहाँ पर आपका आवर्धन का दो सूत्र बना जी। आपका यहाँ पर माइनस भी बटा यू बना एक, और एक आपका बना मेरे सुनो आप यहाँ पर एच डैश और एच भी आपका एच डैश बटा एच आपका ये आवर्धन का फार्मूला है जी। यहाँ पर आप चिन्ह को नहीं भी दिखाएगा मेरे सुनो तो काम आपका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आपको चिन्ह को दिखाना ही पड़ेगा जी। ठीक है, तो मेरे सुन अगर आपसे पूछा जाए आवर्धन की परिभाषा दे, आवर्धन की परिभाषा दे, तो क्या आप बता दीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल बता दीजिएगा मेरे सुनो। आवर्धन की परिभाषा दे मेरे सुनो, तो क्या लिखेगा, लिखेगा कि आवर्धन मेरे सुनो, मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा और इसको चर्चा करना चाहता हूँ जी, बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पर आवर्धन मेरे सुनो जो आपका है आवर्धन, यहाँ पर क्या बताता है जी, यहाँ पर आवर्धन यही बताता है जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा या बड़ा बना है, यही बताता है मेरे सुनो आपका कौन जी, आवर्धन। आवर्धन का काम क्या है मेरे सुनो, आवर्धन का यही काम है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से मेरे सुनो, वस्तु से आपका छोटा बनाया या बड़ा बनाया है जी। ठीक है, मेनली जो काम होता है आवर्धन का मेरे सुनो वो होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से छोटा या बड़ा बना है, यही बताना आवर्धन का काम होता है जी। ठीक है, तो अब आवर्धन की परिभाषा लिख सकते हैं मेरे सुन, बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि आवर्धन वह मान है जो दर्शाता है कि, ठीक है मेरे सुन, आप लिख सकते हैं आवर्धन वह मान है जो बताता है कि, ठीक है जी, आवर्धन वह मान है जो बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा है, छोटा या बड़ा है। ठीक है मैंने सुन, या आप दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझ गए मेरे सुनो, लिख दीजिएगा, बिल्कुल आप लिख दीजिएगा मेरे सुनो, मैं यहाँ पर लिखा हूँ परिभाषा जी। ठीक है, मैं जो आपको यहाँ पर समझाया मेरे सुनो कॉन्सेप्ट, वे भी वही परिभाषा आपको लिखना है जी। ठीक है, जो आपको समझाया वही परिभाषा लिखाएंगे नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल लिखें जी। ठीक है, लिखने का थोड़ा हमारा क्या मेरे सुनो, आप कॉन्सेप्ट समझिए, आप अपने हिसाब से अपने अनुसार आप परिभाषा लिख सकते हैं मेरे सुनो। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं आवर्धन वह मान है जो दर्शाता है, या आप वहाँ पर लिख सकते हैं मेरे सुनो बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा है। ठीक है जी, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो आवर्धन का परिभाषा लिखे मेरे सुनो, आवर्धन वह मान है जो दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब
वस्तु की अपेक्षा छोटा है या बड़ा है जी, छोटा या बड़ा है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं मेरे सुनो, या आप यहाँ पर दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं जी। ठीक है, आवर्धन कहते हैं मेरे सुनो। ठीक है, आवर्धन का कोई भी मात्रक आपका नहीं होता है जी, आपका आवर्धन मात्रक विहीन होता है जी। ठीक है, पूछेगा आपसे कोई कि आवर्धन का मात्रक होता है, तो कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर मेरे सुनो, आपको यहाँ पर आपको फार्मूला एक देना है। ठीक है जी, आवर्धन, आवर्धन। ठीक है मेरे सुनो, आवर्धन को हम किससे दर्शाते हैं जी, तो कहेगा एम से दर्शाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो मेरे सुनो, आवर्धन का आपको हम दो सूत्र बताएंगे। पहला सूत्र आपका है H'/H, दूसरा आपका सूत्र है मेरे सुनो -V/U। ठीक है मेरे सुनो, तो ये आपको परिभाषा लिखकर आपको लिख देना है मेरे सुनो। ठीक है, आपको लिख देना है जी। ठीक है, समझ गए। आपका आवर्धन का दो सूत्र है मेरे सुनो, पहला सूत्र है H'/H। ठीक है जी, और दूसरा आपका सूत्र मेरे सुनो -V/U जी। ठीक है, हम इसका यूज करने वाले हैं मेरे सुनो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है, मेरे सुनो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको आज के ही क्लास में कराऊंगा जी। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मेरे सुनो मैं हल करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करते समय, बनाते समय आपको ध्यान रखना है जी। समझिएगा मेरे सुनो, अगर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, अगर एम एक से बड़ा है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा जी। क्या कहा, अगर एम जो है मेरे सुनो एक से बड़ा है तो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर एम मतलब मेरे सुनो आवर्धन, अगर आवर्धन मेरे सुनो एक से बड़ा है, ठीक है मेरे सुनो, तो आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जी। मतलब एम अगर एक से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अगर एम एक से छोटा मेरे सुनो तो आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी, प्रतिबिंब यही आपका आवर्धन यही बताता है मेरे सुनो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के अपेक्षा बड़ा बना है या छोटा बना है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो अगर एम एक से बड़ा है, एम अगर एक से बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अगर एम एक से छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा जी। अगर एम बराबर प्लस है तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर एम निगेटिव है मेरे सुनो, ठीक है, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए मेरे सुनो, अगर एम बराबर आपका मेरे सुनो पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर एम बराबर आपका निगेटिव है मेरे सुनो, तो आपका निगेटिव रहेगा तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, तो ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान रखना है जी। अब मेरे सुनो, अब आपको हम क्या कराने वाले हैं जी, तो अब आपको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं जी। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं मेरे स्कूल। ठीक है, अब क्या कराने वाले हैं मेरे स्कूल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आपका इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, उसके बाद आपको मैं सूत्र आपको सिद्ध करना सिखाएंगे मेरे स्कूल, F=2, और आपको दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करना आपको हम सिखाएंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं मेरे स्कूल, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लिखते हैं और आपको मैं हल करके आपको हम समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे स्कूल। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा मेरे स्कूल, आपका एग्जाम में कितना नंबर का पूछा जाएगा जी, कितना अंक का ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है मेरे स्कूल, तो कहिएगा कितना का जी, तो 6 अंक का, 6 नंबर का हमारा ये 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है मेरे सुनो, अभी मेरे स्कूल 2 या 1 साल से आपको क्या हो रहा है मेरे स्कूल, आपका न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है जी। ठीक है, नहीं पूछ रहा आपका एग्जाम में जी। ठीक है, लेकिन पूछेगा मेरे स्कूल तो 6 नंबर आपको देकर जाएगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है मेरे स्कूल, उसको पढ़िए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर
पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए। स्थिति का पता लगाए मेरे स्टूडेंट, ठीक है। स्थिति आपको पता लगाना किसका जी, आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब बना मेरे स्टूडेंट, उसको आपको स्थिति को पता लगाना है जी, ठीक है मेरे स्टूडेंट। तो अब हम इसको क्या करते हैं मेरे स्टूडेंट, अब हम हल करते हैं जी, ठीक है। सबसे नंबर 1 में लिख देना है आपको हल, ठीक है मेरे स्टूडेंट। उसके बाद आपको लिखना है क्या क्या आपको दिया गया है जी, ठीक है, क्या क्या आपको दिया है जी, ठीक है। तो मुझे मेरे स्टूडेंट फोकस दूरी मतलब एफ का मान दिया है जी, ठीक है। कहा गया 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, मतलब हमारा यहाँ पर मेरे स्टूडेंट यू का भी मान दिया गया है जी, ठीक है। यू का भी मान दिया गया है मेरे स्टूडेंट, मतलब हमें भी का मान ज्ञात करना है जी, ठीक है। आपको हम बताए थे ना मेरे स्टूडेंट कि आपको दो का मान दिया रहेगा, एक ठो का आपको ज्ञात करना है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका एफ का मान दिया गया, यहाँ पर आपका यू का मान दिया गया, आपको भी का मान ज्ञात करके बताना है प्रतिबिंब की स्थिति जी, ठीक है मेरे स्टूडेंट। तो आपको एफ मतलब फोकस दूरी बराबर कितना दिया गया मेरे स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बताइए मेरे स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया मेरे स्टूडेंट, हम 15 को माइनस में लिखेंगे प्लस में। तो सबसे पहले आप देखिएगा अवतल, आपका दर्पन कौन सा है, तो कहेगा दर्पण यहाँ पर अवतल है, ठीक है। जब भी आपको फोकस दूरी दिया रहे मेरे स्कूल, सबसे पहले देखना है कि कौन सा दर्पण है। तो अगर अवतल दर्पण होगा तो फोकस आपका क्या चीज में होगा मेरे स्कूल, आपका फोकस दूरी क्या चीज में होता है, माइनस में जी, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर माइनस आपको लगाना पड़ेगा मेरे स्कूल। आपको फोकस दूरी आपको जितना दिया रहेगा मेरे स्कूल, उसके आगे क्या लगाना होगा मेरे स्कूल, आपको माइनस लगाना होगा जी, ठीक है। अगर फोकस दूरी आपको 20 दिया गया है तो 20 सेंटीमीटर, तो 20 के आगे माइनस लगाना होगा जी, ठीक है। मतलब फोकस बराबर आपको माइनस में लिखना ही होगा जी, ठीक है। फोकस बराबर जो भी आप लिखे मेरे स्कूल उसको माइनस में ही लिखना होगा जी, ठीक है। समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए मेरे स्कूल। यू का मान आपको कितना दिया गया जी, तो कहेगा 60 दिया गया। तो आपका यू मेरे स्कूल, आपका यू हमेशा आपका क्या चीज में होता है मेरे स्कूल, निगेटिव में होता है, ठीक है। आपका कोई भी दर्पण का बात किया जाए हमेशा यू निगेटिव में होता है मेरे स्कूल में, ठीक है। आपको भी ज्ञात करना है जी, आपको भी ज्ञात करना है जी। इतना आपको समझ में आ गया मेरे स्कूल, तो आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर दीजिएगा जी, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन मेरे स्कूल, आपको ये पता लगाना है कि हमें क्या क्या दिया गया, हमें क्या निकालना है, ठीक है जी। क्या आपको दिया गया, क्या आपको निकालना है, ये पता आप कर लिए तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे 100% बनेगा जी, ठीक है। मेरे से यहाँ पर कहा गया था 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए, स्थिति का पता लगाए मेरे से, ठीक है। मतलब फोकस दूरी आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाए मेरे स्कूल, ठीक है। तो मेरे स्कूल फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया जी, ठीक है। तो एफ बराबर हम जो 15 सेंटीमीटर लिखेंगे वो क्या से लिखेंगे जी, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण यहाँ पर है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या से निगेटिव में होता है, ठीक है जी। तो एफ बराबर आपका मेरे स्कूल दिया गया है कितना जी, तो कहेगा 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण है जी, ठीक है। और यू बराबर हमेशा माइनस में लिखेंगे मेरे स्कूल, आपका दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तर हो, हमेशा यू का मान दिया रहेगा मेरे स्कूल, उसको निगेटिव में लिखेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर एफ का मान दिया रहेगा तो हम उसको निगेटिव में लिखेंगे जब आपका अवतल दर्पण होगा जी। उत्तल दर्पण होगा तो आपका एफ का मान हम पॉजिटिव में लिखेंगे जी, लेकिन हम यू का मान हमेशा निगेटिव में लिखेंगे, अवतल है या उत्तर हो जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो समझ गए मेरे स्कूल, हमें क्या क्या दिया था, क्या निकालना था, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल अब यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र से या आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, ठीक है जी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से, या आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, ठीक है मेरे स्कूल। क्या आप जानते हैं मेरे स्कूल, आप यहाँ पर लिखेंगे दर्पण सूत्र, या आप लिख सकते हैं हम जानते हैं, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। क्या आपको भी का मान दिया गया मेरे स्कूल, तो कहेगा भी का मान तो हमें निकालना ही है, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिख देंगे, ठीक है मेरे स्कूल। क्या आपको यू का मान दिया गया जी, तो कहेगा हाँ -60 दिया गया जी, ठीक है। -60 दिया गया जी, तो हम -60 लिख देंगे। क्या मेरे स्कूल आपको एफ का मान दिया गया जी, तो कहेगा बिल्कुल दिया गया है जी, -15 दिया गया है, ठीक है। आपको यू का मान दिया था तो यू का मान लिख दिए, ठीक है। यू की जगह पर यू का मान लिख दिए, और एफ का आपको मान दिया था एफ की जगह पर एफ का मान लिख दिए, ठीक है मेरे स्कूल। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 1/v, ठीक है जी, बराबर
कि आपका ये साइड क्या है मेरे स्कूल, 1 बटा माइनस में हमारा 15 है। ठीक है मेरे स्कूल, 1 बटा भी बराबर लिख दे मेरे स्कूल आपका क्या है बराबर के ये साइड क्या है 1 बटा माइनस में 15 है जी। ठीक है, तो ये जो आपका मेरे स्कूल 1 बटा आपका 60 है मेरे स्कूल क्या चीज़ में जी, माइनस में, क्या चीज़ में जी आपका है माइनस में जी, क्या चीज़ में जी, तो कहेगा ये हमारा माइनस में है। ठीक है, तो ये साइड जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में जी। ठीक है, 1/60 हमारा प्लस में हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, अगर मैं इसको एक स्टेप और अगर इसको हम सोल्व करना चाहें मेरे स्कूल तो हम कर सकते हैं जी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं जी, समझिए 1 बटा भी, ठीक है, ये आपका माइनस में हो जाएगा 1/60 बराबर हो जाएगा माइनस में 1/15 जी। ठीक है, तो आपका 1/60 क्या चलेगा, माइनस में ये साइड है तो ये बराबर के ये साइड भेजेंगे। आपका बराबर की लेफ्ट साइड अगर माइनस में कोई है मेरे सुन तो जैसे ही बराबर के राइट साइड जाएगा तो आपका उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है मेरे सुन। ये आपको समझ में आना चाहिए जी। ठीक है, ये आपको आप जानते होंगे मेरे सुन, नहीं जानते तो जान लीजिए कि अगर कोई अगर बराबर के लेफ्ट साइड प्लस में है तो जैसे ही राइट साइड जाएगा बराबर के उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। आइए समझिए मेरे सुकून, अब बताइए 1/भी बराबर आपका एलसीएम क्या होगा जी, 15 और 60 का, तो 15 और 60 का एलसीएम होता है हमारा 60 जी, आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है जी, मेरे सुकून हम 15 में 60 से भाग मेरे सुकून हम 15 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे तो हमारा 60 आएगा जी, तो कहेगा 15 चक्को 60, तो आपका माइनस में हो जाएगा 4 जी। ठीक है, आपका प्लस, अब 60 में अगर 60 का आपका मेरे सुकून 60 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे 60 आएगा जी, तो कहेगा एक बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। ठीक है मेरे सुन, ऐसे आप समझ सकते हैं, या अब मेरे पास दूसरा तरीका समझाने का, समझिए हम 15 से भाग देंगे किस में जी, 60 में। ठीक है जी, तो 15 से अगर भाग देंगे 60 में तो क्या बार में कटेगा मेरे सुन, तो कहेगा 4 बार में कटेगा, तो 4 बार में जो का 4 बार में कटेगा मेरे सुन तो हम 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे सुन, और हम 60 में भाग देंगे 60 से। ठीक है जी, तो 1 बार में भाग जाएगा, 1 बार में कटेगा मेरे सुन, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। ऐसे भी समझ, आप समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से। 1/भी बराबर इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आपका आ जाएगा 3 जी। ठीक है, बटा आपका 60 जी। अब इसको काटिएगा मेरे स्कूल तो 3 एकम 3 और आपका मेरे स्कूल आपका 3 एकम 3 और 20 तिया 60, 20 तिया क्या जी 60। ठीक है, 20 तिया 60 मतलब हमारा मेरे स्कूल यहाँ पर समझिए 1/भी बराबर आ गया माइनस में 1/20, 1 क्या जी 1 हमारा आ गया मेरे स्कूल क्या जी 20। ठीक है, माइन आपका यहाँ पर 3/60 को काटिएगा मेरे स्कूल, आपका काटिएगा मेरे स्कूल आपका माइनस यहाँ पर है मेरे स्कूल। ठीक है, माइनस तो हम लिखेंगे चिन्ह को जी। ठीक है, लेकिन आप 3/60 को काटिएगा मेरे स्कूल तो 1/20 आएगा जी, 1/20 आएगा जी। ठीक है, कैसे आएगा ये भी आप जानते होंगे मेरे स्कूल, कैसे कटेगा जी, आप काटिएगा 3 से तो 3 एकम 3, ठीक है, इसको 60 को काटिएगा 3 से तो 20 तिया आपका हो गया 60 जी, मतलब 1/20 आपका आ गया माइनस में 1 में आपका 20 जी। ठीक है, वैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका हो जाएगा माइनस में बराबर आपका हो जाएगा 20, मतलब भी बराबर आ गया माइनस में 20। ठीक है, मैं सुन भी बराबर क्या गया जी माइनस में 20। क्या आपको समझ में आ गया जी, क्या आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आपको आ चुका होगा मेरे स्कूल 100%, बिल्कुल आपको 100% आ चुका होगा समझ में मेरे स्कूल। ठीक है जी, यहाँ पर काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे स्कूल, नहीं होना चाहिए जी। ठीक है, अब जब इसको काटिएगा 3/60 को मेरे स्कूल तो 1/20 आएगा मेरे स्कूल, आई माइनस है तो माइनस में लिख देंगे चिन्ह जी। ठीक है, या आप इस तरह से समझ सकते हैं मेरे स्कूल कि इसको 3 से काटिए। ठीक है जी, तो 3 से काटेगा 3 को तो 1 बार में काटेगा, अब अगर 60 को काटिएगा 3 से तो 20 बार में कटेगा जी। ठीक है, 3 से अगर 60 को काटेगा तो 20 बार में कटेगा जी। तो यहाँ पर जो 3/60 था मेरे स्कूल आपका, इसको काटेगा तो 1/60 आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, अब माइनस आपका चिन्ह था मेरे स्कूल तो माइनस हम लिख देंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में 1/20 आ गया जी। ठीक है, तो भी बराबर निकल गया माइनस में 20 जी, बी माइनस में 20 सेंटीमीटर जी, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर हम लिखना भूल गए, माइनस में 20 सेंटीमीटर जी। ठीक है मेरे सुन, पूछा क्या गया था जी, तो पूछा गया था मेरे सुन आपको प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाया जी। ठीक है, मतलब आपको भी ज्ञात करना था मेरे सुन। ठीक है, और भी आपका ज्ञात कर लिए मेरे सुन, तब आपको बताना है ठीक है मेरे सुन कि स्थिति का पता लगाए जी। ठीक है, जब तक आप भी नहीं ज्ञात कीजिएगा मेरे सुन तक क्या आप प्रतिबिंब का स्थिति को पता लगा सकते हैं मेरे सुन, नहीं लगा सकते। ठीक है जी, तो यहाँ आपका भी आ गया माइनस में जी, क्या जी में जी भी आ गया माइनस में, जो आपको भी का मान आया मेरे स्कूल माइनस में आया मेरे स्कूल। ठीक है, सॉरी जी, जो आपको भी का मान आया माइनस में आया 20 जी। ठीक है, तो
अगर भी माइनस में आए मेरे सुनो, तो बताइए आपका कौन आपका प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बना है, तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बना है। अगर भी प्लस में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है मेरे सुनो, तो अगर भी माइनस, अगर मेरे सुनो भी बराबर का माइनस में आया है 20 सेंटीमीटर मेरे सुनो, तो बताइए जो प्रतिबिंब बना होगा दर्पण के आगे बना होगा या पीछे बना होगा, तो कहेगा दर्पण के आगे हमारा प्रतिबिंब बना होगा, क्योंकि भी बराबर माइनस में हमारा 20 आया है। ठीक है मेरे सुनो, आपका दर्पण के आगे बना होगा जी, बना होगा ना, बिल्कुल जी, क्योंकि दर्पण की हम आगे की दूरी लेते हैं निगेटिव में। ठीक है जी मेरे सुनो, पी की अगर हम लेफ्ट साइड की दूरी लेते हैं निगेटिव में, तो अगर निगेटिव हमारा आ रहा है भी का मान, तो मतलब हमारा दर्पण के आगे बना है आपका प्रतिबिंब जी। ठीक है जी, तो आपको लिख देना है इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण से माइनस, सॉरी आपको माइनस नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 20 लिखना है जी। ठीक है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर प्रतिबिंब दर्पण के सामने, सॉरी मैंने इसको आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने ना बना मेरे सुन, बिल्कुल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है जी। यही आपको बताना था मेरे सुनो, आपका प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है जी, प्रतिबिंब की स्थिति, तो जो आपका प्रतिबिंब बना मेरे सुनो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है जी। ठीक है, माइनस आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको 20 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ 20 सेंटीमीटर लिखना है मेरे सुनो, समझ गए, सिर्फ आपको 20 सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है, माइनस में अगर भी का आपका भी का मान आ जाता है माइनस में मेरे सुनो, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, दर्पण के आगे। कहाँ बनेगा, दर्पण का आगे ही प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो। ठीक है, कैसे बनेगा मेरे दर्पण के आगे, अगर भी बराबर अगर प्लस में आया तो आपका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा जी। समझे मेरे बात को, बिल्कुल जी। अगर भी प्लस में आता है तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब आपका यहाँ, अगर इस प्रक्रिया आपका मेरे सुनो, ये जो आपका नेक्स्ट जो नंबर क्वेश्चन है मेरे सुनो, इसमें आपको बताना मेरे सुनो प्रकृति। ठीक है मेरे सुनो, तो अगर भी आपका प्लस में आ गया, ठीक है जी, भी का अगर मान प्लस में आ गया तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, ये आपको जब आपसे प्रकृति पूछा जाए, ठीक है मेरे सुनो, प्रकृति पूछा जाए तब आपको बताना है जी। ठीक है मेरे सुन, लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको स्थिति पूछा था, प्रतिबिंब का स्थिति, तो सिर्फ आपको ये लिख देना है मेरे सुनो। अगर भी बराबर माइनस में आया है तो आप क्या समझिएगा जी, अगर भी बराबर माइनस में आया है मान, अगर भी का मान माइनस में आया है मेरे सुनो, तो समझिएगा आपको क्या समझिएगा जी, कि दर्पण के आपका आगे वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अगर भी का मान प्लस में आता तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना होगा जी। ठीक है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हल कराते हैं मेरे स्कूल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से दिए। कहा गया है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब एफ का मान दिया गया 40 सेंटीमीटर और आपका वस्तु कितना आपका 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। ठीक, मतलब यू का मान आपको दिया गया मेरे स्कूल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बताना है जी, तो आपको बताना प्रतिबिंब का स्थान। ठीक है जी, तथा आपको प्रकृति बताए। ठीक है जी मेरे सुनो, अब समझिएगा मेरे सुनो, मैं आपको समझा रहा था कि अगर भी आपका का मान माइनस में आ जाए, ठीक है मेरे सुनो, तो आप काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब का बताइएगा जी। आपको क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा प्रकृति बताइए, तब आपको वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब बना मेरे सुनो आप बताइएगा जी। ठीक है, अगर भी का मान पॉजिटिव आ गया तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बना, अगर भी का मान निगेटिव आ गया तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, ये आपको बताना है जब आपको पूछेगा प्रकृति। ठीक है जी, तो हल करते हैं मेरे सुनो। तो हल सबसे पहले आपको बताना मेरे सुनो कि दिया क्या है, तो कहेगा दिया यहाँ पर हमारा है फोकस दूरी, मतलब एफ बराबर क्या दिया गया, तो 40 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मेरे सुनो आप बताइए, जो एफ बराबर हम लिखे 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी, तो एफ का मान हम जो हमारा दिया गया एफ का मान मेरे सुनो 40 सेंटीमीटर, इसको हम प्लस में लिखेंगे माइनस में, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का बात किया गया, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या जाता है मेरे निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर जो एफ का मान दिया गया मेरे सुनो उसको निगेटिव में लिखेंगे। मेरे सुनो यहाँ पर यू का मान जो आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर,
इसको प्लस में लिखेंगे माइनस में, तो कहेगा माइनस में लिखेंगे। कोई भी दर्पण हो हमेशा यू निगेटिव होता है, आपको भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखना आपको दर्पण सूत्र से, या हम लिख देते हैं मेरे सुनो, हम जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ठीक है मेरे सुनो, यहाँ पर भी का मान पता नहीं है जी। ठीक है, भी का मान पता नहीं मेरे सुनो, तो हम 1/v लिख देंगे। लेकिन मुझे यू का मान पता है जी, माइनस में 20 है जी, बराबर हमें एफ का भी मान पता है जी, तो एफ जगह पर लिख देंगे जो मान दिया गया। तो एफ का मान है माइनस में 40। आगे नेक्स्ट समझिएगा जी, तो 1/v, ठीक है मेरे सुनो, बराबर में आपका क्या है जी, तो 1/-40 है। ठीक है मेरे सुनो, अब क्या करेंगे, 1/ जो आपका 20 माइनस में मेरे सुनो, अब इसको बराबर का राइट साइड भेजेंगे, तो क्या मेरे सुनो आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा जी, 1/20 हो जाएगा आपका क्या चाहिए जी, प्लस में। ठीक है मेरे सुनो, आपको समझाए ना मेरे सुनो, बिल्कुल समझाए। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे मेरे सुनो, आपको जल्दी जल्दी में आपको हल करूँगा जी। ठीक है, तो आप 40 और 20 के एलसीएम निकालेंगे मेरे सुनो, आपका 40 आएगा, निकाल कर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे सुनो, 40 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा जी, तो कहेगा हम एक बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा। तो माइनस में आपका 1 हो गया जी, इसके नीचे अगर माइनस है तो ऊपर में जब संख्या लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, प्लस। अब हम मेरे सुनो 20 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो हमारा 40 आएगा, तो कहेगा 2 बार हम पढ़ेंगे जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, या एक तरीका मैं आपको बताया था मेरे सुनो कि आपको 40 में भाग देना है 40 से। ठीक है, तो एक बार में भाग जाएगा जी, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऊपर में आपका जितना भी जो भी संख्या ऊपर में रहेगा उससे हम भाग देने पर जो भी संख्या आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है मेरे ऊपर में संख्या 1 है और 40 में 40 से भाग देंगे तो 1 आया मेरे सुनो। ठीक है, 40 में अगर 40 से भाग दिए तो कितने बार भाग जाएगा, एक बार में जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 से ऊपर में जो संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 1 से मल्टीप्लाई करते 1 आएगा। ठीक है, फिर आपको मेरे सुनो 20 में भाग देना आपको 40 से। ठीक है, तो क्या बार भाग जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो 2 से ऊपर में जो संख्या होगा उससे मल्टीप्लाई करते, 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मेरे सुनो अगर इसको घटाएंगे मेरे सुनो तो आपको क्या आएगा जी, तो कहेगा 1 आएगा जी। ठीक है, बटा 40। तो यहाँ पर भी बराबर फाइनल में आ गया 40 सेंटीमीटर। भी फाइनल में आपका भी बराबर क्या मेरे सुन 40 सेंटीमीटर आ गया। भी का मान यहाँ पर पॉजिटिव में या नेगेटिव में, मेरे सुन पॉजिटिव में यहाँ पर प्लस हमेशा छुपा होता है जी। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है मेरे सुन, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको लिखना है मेरे सुनो, समझिए सबसे पहले आपको स्थान बताना है। तो अगर भी का मान अगर पॉजिटिव में आया मेरे सुनो, तो बताइए प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना होगा जी। तो अगर भी का मान हमारा पॉजिटिव में आएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बना होगा दर्पण के पीछे बना होगा। अगर भी का मान अगर निगेटिव में आ गया, ठीक है मेरे सुन, अगर भी का मान निगेटिव में आ गया तो वहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे नंबर 1 बताना है स्थान जी, स्थान। ठीक है जी, स्थान बताइए। तो अगर भी बराबर अगर मान पॉजिटिव में आया है तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बना होगा जी, तो दर्पण के पीछे। और दूसरा आपको बताना मेरे सुनो प्रकृति। ठीक है जी, बताइए मेरे सुनो प्रकृति में आपको क्या बताना था जी, हम बता चुके हैं। ठीक है जी, अगर भी का मान पॉजिटिव में आया है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बना होगा जी। तो अगर भी पॉजिटिव में, अगर भी का मान अगर पॉजिटिव में आएगा तो हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, अगर भी का मान निगेटिव में आएगा तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा जी। ठीक है, तो आपको प्रकृति बताना मेरे सुनो कि यहाँ पर आपका कैसा प्रतिबिंब बना है। ठीक है जी, तो कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। काल्पनिक प्रतिबिंब आपका क्या होता है मेरे सुनो, कहेगा सीधा होता है, वह आपका मेरे सुनो बड़ा बना हुआ है। ठीक है, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बना होगा मेरे सुनो, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और आपका जो प्रतिबिंब बना होगा मेरे सुनो, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना होगा आपका बड़ा बना होगा जी। ठीक है, क्योंकि भी का मान हमारा पॉजिटिव में आया है जी। ठीक है, भी का मान क्या आया जी, पॉजिटिव में आया है जी। ठीक है, तो अगर भी का मान हमारा पॉजिटिव में आया मेरे सुनो, मतलब हमारा जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे बना है जी। ठीक है, मतलब हम सी के राइट साइड ही हमारा वस्तु होगा जी। ठीक है, तो अगर सी के अगर राइट साइड में अगर वस्तु रहता है, ठीक है, अगर सी से राइट साइड में वस्तु रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या आप समझ गए, यहाँ पर स्थान बताना था तो अब स्थान बता दीजिएगा मेरे सुनो। अब भी के मान निकाल कर ही बता सकते हैं, प्रकृति जो भी पूछा जाएगा, पर आपका स्थान पूछे, प्रकृति पूछे, स्थिति पूछे, आप जब तक भी का मान नहीं निकालेगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको 2 ठो का मान दिया रहेगा, तीसरा का आपको निकालना है, फिर उसके बाद आपको बताना है मेरे सुनो। ठीक है, जो पूछेगा आपसे जी। तो स्थान आपका क्या होगा मेरे सुन, तो स्थान आप कैसे बताए मेरे सुन कि दर्पण के पीछे आपको बना आपका वस्तु का प्रतिबिंब जी। तो भी का मान हमारा आया प्लस में, तो अगर भी का मान प्लस में आएगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे सुन। अभी का मान पॉजिटिव में आया मेरे सुन, तो ये आप समझते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना जी, काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है।
ठीक है जी। तो स्थान हमारा क्या हुआ, दर्पण के पीछे बना, ठीक है जी। अगर भी निगेटिव आता मेरे सुनो तो हाँ, भी अगर निगेटिव आता तो मैं क्या समझता हूँ मेरे सुनो कि हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बना, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा दर्पण के आगे दर्पण के सामने बनता है जी। तो अपन लिख देते हैं दर्पण के सामने, ठीक है जी। और प्रकृति अगर भी हमारा पॉजिटिव आगे मैं सुन तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बना होगा जी, तो काल्पनिक बना होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और आपका क्या होगा जी, बड़ा होगा जी, ठीक है। मेरे सुनो अगर भी हमारा निगेटिव में आता, अगर भी का मान निगेटिव में आता मैं सुन तो हम क्या लिखते हैं जी, प्रकृति में तो लिखते हैं अगर भी का मान निगेटिव में आ गया मतलब हमारा मेरे सुनो कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना मेरे सुनो। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, ठीक है जी। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका बड़ा भी आपका बनता है मेरे सुनो, छोटा भी बनता है, समान भी बनता है जी, ठीक है। जानते हैं ना मेरे सुनो, बिल्कुल जानते हैं जी, ठीक है। बिल्कुल आप जानते हैं मेरे सुकूनों जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। तो दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको हल कर दिया मैं सुनो, क्या आपको 100% समझ में आ गया जी? तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी, कोई भी आपको दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुनो ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने में जी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लिखते हैं बोर्ड पर, आपको समझाने का मैं प्रयास